हाँ जी। तो कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है इंसोलेशन एंड हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत फैक्चुअल चीज़ें इसमें से पूछी जाती हैं कई बार। तो इंसोलेशन एंड हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। तो इंसोलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशंस है। एक मिनट। इनकमिंग सोलर रेडिएशंस है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशंस। ठीक है। इंसोलेशन का मतलब होता है जो शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में हीट, सन की हीट अपने पास आती है। तो सन की हीट को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं टोटल अर्थ के ऊपर। ठीक है। तो हम इसमें ये देखने वाले हैं कि ये 8 मिनट 20 सेकंड में जो भी वो हीट पहुंचती है या इंसोलेशन पहुंचती है, क्या वो अर्थ पे क्या इफेक्ट करती है और कैसे जो है हीट का बैलेंस अर्थ के ऊपर बना रहता है। एक हीट बजट के बारे में सुना होगा कि जितना एक्सपेंडिचर हुआ, मतलब जितनी सैलरी है उतना ही एक्सपेंडिचर हुआ, है ना। तो ये वही है, हीट बैलेंस को देखेंगे अर्थ के ऊपर। ठीक है। तो ये क्या है, प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट टू द प्लैनेट। अपने प्लैनेट पे इंसोलेशन के थ्रू हीट और लाइट आती है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। देखो, पहले तो इंसोलेशन, इंसोलेशन का मतलब बताया। एक होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है ना, एक मिनट, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन देखो, अर्थ्स आउटगोइंग रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो जब हीट आ रही थी, इंसोलेशन हो रही थी, तब वो शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में थी। अब ये लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में रेडिएट बैक होती है और इसी को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। इसी को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। ये क्या करता है, मेंटेन करता है हीट के बैलेंस को। मतलब जितनी हीट आई थी उतनी ही रेडिएट बैक हो जाती है। ठीक है। इससे क्या होता है, हीट का बैलेंस बना रहता है अर्थ के ऊपर, एंड दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और इन दोनों टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक। अब सोलर रेडिएशंस जो होती हैं सन से आती हैं, एकमात्र सोर्स है। ठीक है। जाइंट बॉल ऑफ गैसेस है सन, एक स्टार है। हाइड्रोजन इसके अंदर ना कन्वर्ट होता है हीलियम में, ह्यूज अमाउंट में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है और एनर्जी वो होती है, बनती है ह्यूज अमाउंट में। और ये ट्रैवल करती है स्पेस में इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, एंड दैट दिस इज व्हाट विच ऑक्युपाइज द अर्थ्स एटमोस्फियर ड्यूरिंग इंसोलेशन। ठीक है। द एनर्जी comes as electromagnetic waves, short waves, visible light, UV rays, infrared rays। ये सारी शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में जो आ रही है। ठीक है। इनको हम सभी को ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ये सब इसी में आती हैं। ठीक है। तो ये है कुछ जो हमारा मेन सोर्स है। अब एक होता है सोलर कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग अर्थ सरफेस पर सेकंड। मतलब पर सेकंड में कितनी अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रीच कर रही है, दैट इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू होती है 1.94 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है। ये होता है सोलर कांस्टेंट, कभी कभार पूछ लिया जाता है। अब देखो, अब ये 4 तरीके से ना हमारे पास जो है वो हीट पहुंचती है। ठीक है। और एटमॉस्फेयर में उस हीट को देखा जा सकता है। पहला, रेडिएशन, डायरेक्टली जब शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में आएगा इंसोलेशन, और वो एटमॉस्फेयर में या अर्थ सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। कंडक्शन होता है जब किसी एक चीज़ के थ्रू पास होकर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमने एक पैन रखा, पैन के अंदर हमने पानी रख दिया, तो पैन का निचला सरफेस, मतलब वो मेटल का सरफेस पहले गर्म होगा, उसके बाद पानी वो धीरे धीरे गर्म होता जाएगा। या हम इस पैन के अंदर अगर हाथ रखें तो वो हीट जो है वो हमारा हाथ कंडक्ट कर लेगा और हमारे हाथ में वो हीट, हमारा हाथ जल जाएगा। ठीक है। दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। ठीक। और कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन मतलब हिंदी में होता है ऊर्ध्वाधर प्रवहन। ठीक है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब हवा गर्म हो जाती है तो वो कन्वेक्शन करंट्स के रूप में ऊपर उठती है। कन्वेक्शन करंट की थ्योरी में ये बताया था मैंने, जब हवा गर्म हो जाती है उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं तो वो हल्के हो जाते हैं और वो उठने लगते हैं। और जब वो वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल जब मोशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। और जो एटमॉस्फेयर है उसको वो गर्म कर देते हैं। एडवेक्शन होता है हवा का चलना, गर्म हवा का चलना। ठीक
ठीक है, गर्म हवा का क्षैतिज रूप से चलना मतलब हॉरिजॉन्टली चलना, एंड इसको बोलते हैं हम एडवेक्शन। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस समझ में आए। अब चलते हैं आगे। अब फैक्टर अफेक्टिंग इंसोलेशन, अभी हम हीट बजट की बात करेंगे। इंसोलेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब अगर ये अर्थ है और यहाँ पे सन है तो यहाँ पे सीधी रोशनी पड़ रही होगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, पूरा फोकस है, तो यहाँ पे हीट ज़्यादा होगी। लेकिन यही हीट यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पे हीट का फर्क पड़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब लाइट के आने का, रिफ्लेक्शन के आने का एंगल, ठीक है, इंसिडेंस का एंगल जितना तिरछा होगा हीट वहां पे उतनी ही कम होगी। ठीक है, अर्थ के ऊपर ड्यूरेशन ऑफ, क्योंकि अर्थ तो जियोड फॉर्म में है ना, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, जब तक वो डे रहेगा वहां पे जो है इंसोलेशन ज़्यादा होगी, नाइट वाली साइड नहीं होगी। ठीक, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में क्लाउड्स अगर कम है, ठीक है, क्लाउड्स अगर कम है तो इंसोलेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि क्लाउड से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि वो कैसे रिफ्लेक्ट बैक होता है, कितने अमाउंट में एनर्जी आती है, इंसोलेशन आती है, और वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है। दूसरा, एल्टीट्यूड और सरफेस टाइप, इस पे भी इंसोलेशन डिपेंड करती है, इससे भी इंसोलेशन अफेक्ट होती है। ऑल्टीट्यूड कितना है, जितना ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होगा ट्रोपोस्फेयर में क्या होगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के रेट से वो जो टेम्परेचर है वो गिरता जाएगा, तो एल्टीट्यूड से भी फर्क पड़ता है। और सरफेस टाइप कैसा है, ठीक है, उससे भी इंसोलेशन को इफेक्ट पड़ता है। ठीक, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तो पता ही होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे लैटिट्यूड्स को, इक्वेटर से हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, लैटिट्यूड्स को चेंज करते जाएंगे, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होता जाएगा। यहाँ पोल तक आते आते वो बहुत कम हो जाता है और ठंड बढ़ने लगती है। ठीक है, सीजनल वेरिएशन, अर्थ टिल्टेड है, अर्थ 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री टिल्टेड है, जिसकी वजह से सीजन्स आते हैं। तो जब 21 जून को समर आ रहा होता है, समर की शुरुआत होती है, तो कैंसर के ऊपर, कैंसर वाली लाइन के ऊपर सन की फोकस होती है, तो उस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर चल रहा होता है और एक्सट्रीम हीट। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें 21 दिसंबर की, तो नीचे कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ रहा होता है और इस साइड विंटर सीजन आ जाते हैं, तो इससे भी इंसोलेशन का फर्क पड़ता है कि जो सीजनल वेरिएशन है, सीजन्स का बदलना टिल्टनेस की वजह से अर्थ की, तो इससे भी इंसोलेशन को फर्क पड़ता है। डे एंड नाइट वेरिएशन ये मैंने बता दिया था। ठीक है, डे में ज़्यादा ही होगा इंसोलेशन और नाइट में कम होगा या ना के बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, अब आते हैं हम हीट बैलेंस पे। ये तो हमने सिर्फ एक इंसोलेशन की एक थ्योरी देख ली। ठीक है, अब आते हैं हम हीट बैलेंस पे। हीट बैलेंस क्या होता है? हीट बैलेंस का मतलब होता है ना कि ये इकोनॉमिक्स के टर्म में अगर समझोगे कि जितना हम कमा रहे हैं उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे इंसोलेशन हमारे पास 100 यूनिट्स आ रही है, अगर हमारे पास इंसोलेशन 100 यूनिट्स आ रही है, अगर हम एक टर्म मान लेते हैं 100 यूनिट्स, तो 35 यूनिट्स जो है ना उसमें से वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है डायरेक्टली क्लाउड से और सरफेस रिफ्लेक्शन से, आइस कवर्ड एरियाज से। तो 35 यूनिट्स डायरेक्टली स्पेस में रेडिएट बैक हो जाती है और 65 यूनिट्स आती है हमारे पास एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस, एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस। अब इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल हीट बैलेंस। अब इन नंबर्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, इन नंबर्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये देखो, मैंने बोला कि हमारे पास 100 यूनिट्स मान के चलते हैं आई, जिसमें से मैंने बोला कि 35 यूनिट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस, एंड इस रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ हीट को हम एल्बिडो ऑफ अर्थ बोलते हैं, एल्बिडो ऑफ अर्थ। ठीक है, और एल्बिडो हर एक सरफेस का अलग अलग होता है। दैट इज वाई सरफेस का टाइप भी इंसोलेशन पे फर्क डालता है। अगर वो आइस कवर्ड है तो जो इंसिडेंस है और रिफ्लेक्शन का एंगल है वो बिल्कुल क्लियर होता है और डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब देखो, इस 35 यूनिट का हम अगर बाइफर्केशन कर दें तो 6 यूनिट्स जो है इसमें से वो स्कैटर कर जाती है डायरेक्टली स्पेस में, स्कैटर कर जाती है, और 27 यूनिट्स क्लाउड्स के द्वारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है
अब मैंने बोला था ना कि अगर क्लीन एटमॉस्फेयर है, क्लीन वो है वेदर है, तो क्लाउड्स नहीं होंगे और इंसोलेशन ज़्यादा होगी। तो क्लाउड्स अगर हैं तो उसमें से देखो 27 यूनिट, इसमें से 35 यूनिट में 27 यूनिट जो है वो क्लाउड्स ने रिफ्लेक्ट बैक कर दी। अब जो 2 यूनिट था वो स्नो एंड आइस जो था एल्बिडो, ठीक है। इस रिफ्लेक्टेड बैक अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलते हैं एल्बिडो। तो एल्बिडो अलग अलग सरफेसेस का अलग अलग होता है अमाउंट, ठीक है। इसके इतनी डिटेल में नहीं हमें जाना, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्टेड बैक अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एल्बिडो ऑफ द अर्थ। अब आगे चलते हैं। अब मैंने बोला कि 65 जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ सरफेस पे, ठीक है, अर्थ सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है। अब उसमें से जो 14 यूनिट है ना वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती है, हीट को ट्रैप कर लेती हैं, और 51 यूनिट्स अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है। इतना समझ में आया? सिर्फ इतना समझो। उसके बाद देखो जो 51 यूनिट्स जो अर्थ सरफेस ने एब्जॉर्ब किया ना, अब वो किस फॉर्म में रिफ्लेक्ट बैक करेगा, रेडिएट बैक करेगा? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। इस 51 यूनिट्स का बाइफर्केशन देखते हैं तो 17 यूनिट्स जो है वो स्पेस में डायरेक्टली चले गए। इसमें से बचे 35 यूनिट्स जो हैं वो एटमॉस्फियर में गए, लेकिन वो कैसे गए, किस तरीके से गए? जो 6 यूनिट्स थे वो एटमॉस्फियर की कन्वेक्शन ले लो, ठीक है, जैसे 9 यूनिट्स जो इसमें कन्वेक्शन हो गया और एडवेक्शन हो गया और वेपराइजेशन हुई, वेपराइजेशन इवेपोरेशन हुई, तो उसकी जो वाटर वेपर्स थे वो एटमॉस्फेयर में लेके चले गए इस हीट को, ठीक है। और उसके बाद है अपने पास 19 यूनिट्स लेटेंट हीट, जिसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, ठीक है। ये जो जब वेपराइजेशन होता है तो उस वेपर्स के अंदर हीट ट्रैप हो जाती है, ऊपर जाके वो बादलों का फॉर्मेशन करती है, और जब बारिश होती है तो वही लेटेंट हीट रिलीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। तो ये था अपने पास 35 और 65 का टोटल 100 यूनिट्स का बाइफर्केशन कि कैसे वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सॉरी पहले हम फैक्टर अफेक्टिंग देख लेते हैं। एक तो एल्बिडो, अगर स्नो और आइस पे पड़ रही है तो एल्बिडो ज़्यादा है उसका, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग पावर किसी भी सरफेस की, ये हीट बजट को इफेक्ट करती है। क्लाउड कवर, अगर क्लाउड कवर है तो मोर क्लाउड्स मोर रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद सरफेस नेचर, वो वाटर है या लैंड है ना, तो ये जो है ये भी बहुत मैटर करता है। और ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा, जैसे CO2, CH4 है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी गैसेस हीट को ट्रैप करती हैं और अर्थ तक पहुंचने नहीं देती, एटमॉस्फेयर में ही हो जाती हैं ये रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो ये जो है कुछ अपना फैक्टर्स थे। इंपॉर्टेंस पे आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ हीट बैलेंस मेंटेन्स ग्लोबल टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, क्योंकि जितना आया उतना चला गया। अगर ऐसा हो कि वो हीट यहीं रह जाए तो सर्वाइवल इम्पॉसिबल है बिल्कुल, है ना। तो वो मेंटेन करता है ग्लोबल टेम्परेचर को। रिस्पॉन्सिबल फॉर विंड, क्योंकि अगर अनइवन बैलेंस, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा हीट का तो विंड नहीं चलेगी, क्योंकि विंड हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलती है, क्योंकि ग्रेडियंट मिल रहा है उसे, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चल रही है, उसे ग्रेडियंट मिल रहा है। ग्रेडियंट इन द सेंस डिफरेंस ऑफ हीट, क्योंकि लो प्रेशर वाली हवा मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और हल्की हो जाती है, मूव कर जाती है, मतलब इधर उधर फैल जाती है, स्कैटर कर जाती है। लेकिन हाई प्रेशर वाली हवा डेंस होती है, ठीक है, कंपोज्ड होती है। तो विंड का जो सिस्टम है वो सब इसी से चल रहा है। रेनफॉल, ठीक है, अगर कन्वेक्शन एडवेक्शन वगैरह ना हो तो रेनफॉल नहीं होगी। ओशन करंट्स नहीं बनेंगे। सपोर्ट्स क्लाइमेट स्टेबिलिटी, तो क्लाइमेट की स्टेबिलिटी हीट बैलेंस पे मैटर करती है, ठीक है। अगर ये ना हो तो क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। एक बार ये जो मैंने ये जो सारा एक ये नंबर्स में अगर इसको मैं बोलूँ तो ये 100 यूनिट्स का जो मैंने बाइफर्केशन किया है 65 और 35 में, इसको एक बार डायग्राम में देख लेना। अगर एक बार खुद डायग्राम बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी गूगल पे भी मिल जाएंगे इसके वो। और ये था आज का सेशन, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।